नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में देख रहे हैं कि युवाओं को बहुत अधिक मात्रा में ठगा जा रहा है, उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा। इसलिए मैंने आज निर्णय लिया है कि हम युवाओं के लिए एक चैनल बनाएं और हर हमेशा युवाओं के लिए युवाओं की अच्छाई के लिए आवाज उठाया जाए। इसलिए मैंने एक चैनल बनाया है, युवा संघर्ष मोर्चा बिहार भारत। हम आज से उन सभी युवाओं के बारे में ही हम बात करेंगे जिन युवाओं की बदौलत पूरे देश की सुरक्षा होता है, या सीमाओं की सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो युवा ही आगे होता है। देश में खाद्य पदार्थों की उत्पादन किया जाए तो युवाओं की ही भुजाओं में ताकत होती है, तभी जाकर खेती किया जा सकता है और उसको गण्यमान हुए व्यक्तियों द्वारा उस पर शासन किया जा रहा है। उसका जो उचित अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसे संभव होगा? उसको अधिकार कैसे मिलेगा? इसलिए हम युवाओं को जगना होगा, हम युवाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। अगर आज हम लोग नहीं लड़ेंगे, कल हमको शोषण कर रहा है, हम लोग को शोषण कर रहा है। हमारे पिताजी का शोषण किया, पिताजी के पिताजी का शोषण किया, और हम लोग एकजुट अगर नहीं होंगे, इस लोकतंत्र की ताकत को नहीं पहचानेंगे, तो फिर आने वाले बच्चे पर भी अयोग्य आदमी द्वारा शासन किया जाएगा। हमेशा इसलिए बोले अयोग्य व्यक्ति द्वारा योग्य आदमी पर शासन कैसे किया जा रहा है, मैं इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हमारे समाज में हैं, वह जो है अपनी परिवार की अच्छाई के लिए लोकतंत्र को नहीं अपनाते हैं। उसको लगता है कि अरे भाई हम तो खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, इस लोकतंत्र में जो है बहुत नाकामियां हैं। किसी को लोकतंत्र की बात को समझाने जाते हैं तो वो पैसे की डिमांड करता है, खर्च होता है। तो मैं सारी बात क्यों करूं? इन सारे खर्चे से तो मेरा परिवार चल जाएगा, तो फिर हमको इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? इसी तरह से जो अधिकतर बुद्धिजीवी लोग हैं इस चीज के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आने वाले समय में अगर हम इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी नहीं बनाएंगे, बुद्धिजीवियों की भागीदारी नहीं होगा, तो आने वाले समय में जब अयोग्य आदमी संवैधानिक तौर पर चुना जाएगा, तो अयोग्य आदमी ही हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, जो पीएचडी कर चुके होंगे, जो मास्टर की डिग्री ले चुके होंगे, उन पर ये लोग शासन करेंगे। तो उनसे बचने के लिए धीरे धीरे ही सही आप सभी बुद्धिजीवियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक बार जरूर इसके बारे में चर्चा करें। जो योग्य व्यक्ति है उसको संवैधानिक तौर पर उसको मौका मिलना चाहिए, और यह अधिकार 5 साल में एक बार आता है। इसलिए अपने लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाले जो जनरेशन आपके बाद आपके बेटे का आएगा, आपके बेटे के बाद आपका बेटे आएगा, उसके बेटे के बाद उसके बेटे आएगा, उसके लिए एक बार सोचना होगा। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये हम लोग को अधिकार दिया गया है कि जो काम आपका 5 साल में नहीं कोई करता है, उसको आप उसको बदल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? शिक्षा। लेकिन आज के डेट में जिन जिन नदियों द्वारा यह कहा जाता है कि नहीं, हम आपके बच्चे को उचित शिक्षा देंगे, उचित स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद फिर जैसे कि तैसे हो जाता है। इसलिए आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसको आप राजा बनाते हैं उनसे यह चीज जरूर मांग लें कि आप हमको मेरे परिवार के लिए शिक्षा दे दीजिए,
ऐसा शिक्षा जैसे आपके परिवार को शिक्षा मिलता है, आपके बच्चे को जिस क्वालिटी का शिक्षा मिलता है उस तरह का शिक्षा हमको चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं या नहीं दिए हैं तो आप दूसरों को मौका दीजिए, उसको बोलिए कि भैया हमको आप शिक्षा दीजिए। जो भी आदमी है, नया आदमी, उसको मौका दीजिए। अगर वो भी आपका बात नहीं मानेंगे तो दूसरे आदमी को, मतलब जब तक आपको शिक्षा और स्वास्थ्य न मिल जाए तब तक आप आदमी को बदलते नहीं, कोई भी आदमी, तब आपका अधिकार मिलेगा। मैंने एक शिक्षा मॉडल तैयार करके रखा है, अगर आप लोग को पसंद आ जाए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं मानता हूँ कि अभी की डेट में बिहार में 3 ऐसे स्कूल हैं जहाँ जो है सरकारी अफसर और लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि का ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो 3 है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय। आपके बच्चे कितनों ही पढ़ने में तेज क्यों ना हो, कहीं से भी उसको तैयारी करवा लिए, लेकिन आप अगर सरकारी सेवक नहीं है, आप जनप्रतिनिधि नहीं हो, तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए। क्योंकि जितने लोग अफसर लोग हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, उसके लिए ही, उसके बच्चे तक ही वह सीट सीमित है। तो आपका बच्चा से एडमिशन कहाँ हो? तो आप इसको मांगिए कि भाई हम लोग जब वोट देते हैं तो राजा बनाते हैं, तो मेरा बच्चे को शिक्षा होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि यह मॉडल हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनना चाहिए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय जैसा हर पंचायत में बनना चाहिए। हर पंचायत में उस तरह का जमीन अधिग्रहण किया जाना चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था हो, ज्यादा और हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 एकड़ की व्यवस्था हो। यहाँ पर हर पंचायत के बच्चे को पढ़ने के लिए 5 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ रहना चाहिए, जहाँ पर कि 3,000 बच्चे को पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए, 1 क्लास से 12 क्लास तक। वो भी सुविधा पूरे पंचायत में बस सेवा मिलना चाहिए। बस सेवा से बच्चे को स्कूल ले जाया जाना चाहिए। स्कूल में बच्चे को सुबह में नाश्ता कराना चाहिए। नाश्ता करने के बाद बच्चे पढ़ेंगे, फिर दोपहर का भोजन करवाना चाहिए। भोजन करने के बाद फिर से बच्चे पढ़ेंगे और फिर 3 बजे तक बच्चे पढ़ाई करने के बाद 3 बजे से 5 बजे तक उसी ग्राउंड में, 5 एकड़ बड़ा ग्राउंड में बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद 5 बजे के बाद से पुनः फिर बच्चे को उसके माता पिता को उसके घर पर पहुंचा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में एक संतुलन बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छी बात होगा, पहल होगा। जहाँ गरीब मजदूर भाई लोग सुबह में अगर कहीं मजदूरी करने भी चला जाएगा तो उनके बच्चे अगर स्कूल में रहेंगे तो उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चे मेरे कहाँ हैं, कहाँ खेल रहे हैं, क्या खाएगा। तो सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। ऐसे भी सभी टीचर अलग अलग गांव में अभी पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल गया, कोई नहीं गया, कोई मास्टर स्कूल आया हाजिरी बना के चला गया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं है। आपका बच्चा स्कूल गया है कि कहीं खेल रहा है, कहीं मारपीट कर रहा है, या तो फिर गलत संगत में लग गया है, धूम्रपान का सेवन कर रहा है। इस सब चीज बहुत मायने रखता है और यही सब बच्चे बिगड़ने का मूल मूल तंत्र है। तो मेरे हिसाब से यह होना चाहिए, बच्चे को मुफ्त में किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता, टाई, बेल्ट मिलना चाहिए, ताकि शिक्षा ऐसी व्यवस्था हो जिसको पूर्ण रूप से सभी को मिले। और आज के डेट में यहाँ शिक्षा की मंदिर, जहाँ कहते हैं कि शिक्षा मंदिर है, वहाँ शिक्षा मंदिर नहीं है। वहाँ जो है खिचड़ी बंट रहा है और डिग्री बंट रहा है। खिचड़ी हम तो देखे हैं बहुत सारे स्कूल में बच्चे खिचड़ी भी खाना पसंद नहीं करते। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चे से ही क्वेश्चन में बताऊंगा कि बच्चे क्यों नहीं खिचड़ी खाना चाहते। मैंने जब एक स्कूल के बगल से गुजर रहा था तो बच्चे सब घर आ रहे थे,
मैंने पूछा कि बेटा आप लोग क्यों घर आ रहे हैं बाबू? तो बोला कि नहीं हम लोग चिड़ी नहीं खाते, सरकारी घर में जा खाते। इतनी बात बोल के चल गए, हम भी निकल गए। हम फिर ये नहीं पूछ पाए कि आप क्यों नहीं खाते, इसका हम आप अच्छे से ही से बात करके हम दिखाएंगे। तो खिचड़ी और डिग्री, डिग्री मिल गया। बिहार के मजदूरों को पूरे राज्य में जाके मजदूरी करने का सर्टिफिकेट मिल गया। जो नौजवान साथी है, जिसकी जीवन साथी बनता है, शादी होता है, शादी करते समय वह 7 फेरे लगाते हैं और कसम खाते हैं कि हम जो है 7 जन्म तक आप अपने भाई, और बहुत खुशी खुशी से जो है शादी विवाह होता है, उन साथी बनकर एक बंधन में बनता है। लेकिन 5वें दिन गुजरने के बाद, 6ठे दिन गुजरने के बाद, 8वें दिन में वह उनको अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए अपने माता पिता को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिसको जीवन साथी बना के लाया, उसको कपड़ा और सारी चीजें व्यवस्था कराने के लिए अपने घर से 500, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर बाहर चले जाते। और वह शादी के दिन प्रतिज्ञा करता है कि हम 7 जन्म निभाएंगे और 7 दिन में चला जाता है। समझिए, जिस माता पिता ने जिस बच्चे को अपने लालन पालन करके पोस के रखा कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, एक दिन मेरे आंखों का तारा बनेगा, बुढ़ापा में एक सहारा बनेगा, मजबूरी बस इस व्यवस्था ने, इस लोकतंत्र की व्यवस्था ने जो है मजबूरी बस भेज दिया है। तो इसका जिम्मेदार हम भी हैं और मेरे माता पिता भी। इससे निकलने के लिए अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, खासकर युवाओं को, कि जिस तरह से माता पिता ने गलती किया उस तरह हम लोग को नहीं करना। हम लोग को संवैधानिक तरीके से अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, जो हम आपको बताए कि शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए। वही भाई जब 7 दिन या 14 दिन, 15 दिन, महीना दिन के बाद बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उसको पता चलता है कि मैं पापा बनने वाले हैं। तो पापा बनने के लिए जो समय रहता है, पता नहीं कि पापा बनेंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर जिस जीवन साथी के साथ मैंने 7 फेरे लिए वो भी 7 फेरे फिर कायम रहे। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यवस्था ऐसा हो गया है कि आप जहाँ भी सरकारी अस्पताल जाइएगा, जब नया मेहमान आपके घर में आते हैं, जो कि पत्नी का जो प्रसव होगा, उसके लिए अगर आप सरकारी अस्पताल ले गए तो वहाँ सीधे से आपको बोल दिया जाएगा 80% लोगों को कि नहीं भाई यहाँ कोई सेवा नहीं है, आप प्राइवेट क्लिनिक में। जब प्राइवेट क्लिनिक आप ले जाइएगा तो फिर उस समय इतना दूर में प्राइवेट क्लिनिक है, आप सही समय पर ले जा पाएंगे तो फिर आपका जच्चा बच्चा बचेगा, न तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से वहाँ पहुँच भी गए तो प्राइवेट क्लिनिक में वह ऐसा बिजनेस अपना है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाला रहेगा तो लोग बोलेगा कि नहीं सीजर से ही होगा, आप कैसे ले। चलिए, पैसा भी अगर आप दे ही देते हैं, लेकिन वो पैसा तो आपको दिखाने के लिए ऑपरेशन कर देगा। और समझिए कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद तो दूसरा बच्चा जब आएगा तो बहुत कठिनाई होता है। हर तरफ से आपको शोषण कर, भगवान ने उसको भी 2 हाथ पैर देके बनाया, आपको भी 2 हाथ पैर देके बनाया, फिर भी आपको शोषण कर रहा है और आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यह कारण कि आपके अंदर वो वायरस है, जो आप बहुत बड़ा गणितज्ञ हैं। नहीं, आप में हम लोग जब सरकार चुनने का समय जब आता है तो बहुत माथापच्ची करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे जाति का लोग इसको वोट दे। भाई आपको, आप जाति का आदमी हैं, आप जाति के लिए वोट दीजिएगा तो आपको सेवा कहाँ से मिलेगी? अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिएगा तब ना आपको आपको सेवा मिलेगा। तो
युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो है इस पर विचार विमर्श करिए। जब भी कोई सरकार चुनने का समय आपको मिले तो आप जो है अपने घर परिवार को ये बताइए कि इस बार जो है अच्छी सरकार चुनना है, जिससे कि आपके बच्चे को शिक्षा मिले, आपके परिवार को स्वास्थ्य सेवा मिले और आपको घर पर ही रहकर रोजगार मिले। युवा इस देश की रीढ़ है। जैसे शरीर में सबसे रीढ़ की हड्डी जो है सबसे शरीर का मुख्य अंग होता है, उसी तरह देश की सबसे मुख्य अंग युवा है। युवा के माध्यम से देश की सुरक्षा किया जाता है, युवाओं के माध्यम से ही खेती किया जाता है। जो भी चीज है लगभग लगभग युवाओं पर ही, लगभग नहीं बल्कि 70% जिम्मेदारी युवाओं पर ही निर्भर है और युवाओं को बेसहारा सहारा बना दिया, युवाओं को अशिक्षित बना दिया। तो हम आप लोग से ही कहेंगे कि आप लोग जो भी पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन आने वाले बच्चे को शिक्षित करने के लिए आपको अपनों पैसा खर्च करिएगा तो मुश्किल है शिक्षित करने के लिए अगर मजदूर लोगों के लिए। लेकिन आप अगर इस संवैधानिक तौर पर जो सरकार चुना जाता है आप अच्छे तरीके से विचार विमर्श कर मतदान करिएगा तो आपके बच्चे को शिक्षा, आपके परिवार को स्वास्थ्य और आपको घर पर ही रहकर रोजगार जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय युवा, जय